नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है टीसीएच पर। आजादी के कोई 80 साल बाद चुनाव हो रहे हैं। 80 साल पुरानी हो गई हमारी आजादी। 80 साल में देश और दुनिया कहां से कहां पहुंच गया, आदमी पहुंच गया चांद पर, जाने क्या क्या हो गया। लेकिन हमारे चुनाव में मुद्दा क्या है? हमारे चुनाव में मुद्दा है कि कांग्रेस के घोषणा पत्र पर लीक की छाप है। हमारे चुनाव में मुद्दा यह है कि अरुण गोविल, जिन्होंने एक टीवी सीरियल में राम की भूमिका की थी, वो हाथ में राम का फोटो लेकर वोट मांग रहे हैं। कल मैंने लिखा था कि जब मैं विश्वविद्यालय में था तो वहां चौराहे पर एक गरीब आदमी भीख मांगा करता था कि भगवान के नाम पर 8 आना 4 आना 1 रुपया दे दो। वो आदमी तो बेचारा गरीब था, 2 जून की रोटी के लिए भगवान का नाम लेता था और भीख मांगता था। उसकी नीयत में कोई खोट नहीं थी। लेकिन यहां लोग राम का नाम लेकर, राम की तस्वीर लेकर वोट मांग रहे हैं। और वही क्यों, राज्यवर्धन सिंह जो मंत्री रहे हैं वो बाकायदा मंच से भाषण दे रहे हैं कि राम के नाम पर हमने राम मंदिर बनवाया है, इसलिए हमको वोट दो। और इन सब के बीच है कंगना रनावत, जिनको टिकट मिलने के बाद मैंने कहा था कि अगर वो चुनी जाती हैं तो संसद के अंदर प्रज्ञा जी की कमी नहीं खलेगी। प्रज्ञा जी भी किस बैकग्राउंड से आती हैं, बैकग्राउंड दोनों का अलग अलग है, लेकिन इतिहास भी पढ़ाती थी और जैसी ऐसी बातें करती थी, दोबारा कहने की जरूरत नहीं है। तो कंगना रनावत जी जो हैं इस समय स्टार बनी हुई हैं सोशल मीडिया की, सोशल मीडिया के बकवासों की स्टार बनी हुई हैं। जितनी बकवास वो कर सकती हैं उतनी बकवासें कर रही हैं इस इलेक्शन में, सिर्फ इसलिए कि उनकी तरफ लोगों का ध्यान जाए। अब पैदा हुई, पढ़ाई लिखाई किया नहीं, उस बारे में उन्होंने बताया कि बाप डॉक्टर बनाना चाहते थे, इनको पढ़ाई लिखाई नहीं करनी थी, तो बाप को गुस्सा आया, उन्होंने हाथ उठाया। मारने की बात की तो इन्होंने कहा कि अगर आपने मुझे मारा तो मैं भी पलट के थप्पड़ मारूंगी। तो कितनी लायक स्टूडेंट थी और कितनी लायक पुत्री थी ये बताने की जरूरत नहीं है। उसके बाद सिनेमा में गई, सिनेमा में अच्छा काम किया। कम से कम इनकी एक फिल्म, मैं बहुत फिल्में नहीं देखता हूं, लेकिन क्वीन नाम की एक फिल्म आई थी जो मैं देखने गया था और अच्छी फिल्म थी, एक्टिंग भी अच्छी की थी। तो सिनेमा में ठीक ठाक नाम हुआ, पैसे कमाए, नाम कमाए, स्टार हुई, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसके बाद अचानक इनकी राजनीतिक आकांक्षा जगती है, भारतीय जनता पार्टी के बहुत करीब जाती हैं और एक तरफ सिनेमा में उनका पतन शुरू होता है, एक के बाद एक फिल्में उनकी फ्लॉप होती हैं, और दूसरी तरफ मनुष्य के रूप में उनके अंदर जितनी चीजें हैं वो जब बाहर आती हैं तो समझ में आता है कि पढ़ाई लिखाई ना होने से वाकई जिस तरह का डेवलपमेंट होना चाहिए था उस तरह का डेवलपमेंट नहीं हुआ। और जिस तरह की वो बातें कर रहे हैं, मसलन बीफ की बातें, अब भारतीय जनता पार्टी के अंदर वो है तो बीफ पर तो बात कर नहीं सकती, उनको कहना ही पड़ेगा कि बीफ गलत है। यहां तक यह भी कहना पड़ेगा कि मैं मांसाहार नहीं खाती हूं। तो ये सारी चीजें वो कर रही हैं, बयान दे रही हैं बाकायदा कि मैं तो शाकाहारी हूं, मैंने कभी बीफ नहीं खाया। अब हुआ यह है कि कांग्रेस ने वहां पर वीरभद्र सिंह के जो बेटे हैं उनको चुनाव लड़ाने का मन बनाया है। ऐसा लग रहा है सोनिया गांधी से मुलाकात भी मां बेटे की, प्रतिभा सिंह की और विक्रमादित्य सिंह की हुई है और ऐसा लगता है कि विक्रमादित्य सिंह चुनाव लड़ेंगे। अब वीरभद्र सिंह जो थे वो मंडी से लगभग अजेय प्रत्याशी थे, जब भी चुनाव लड़ा जीता। तो जाहिर तौर पर उनके जो बेटे हैं वो भी बहुत कद्दावर होंगे, वहां पर बहुत कड़ा मुकाबला देंगे। लेकिन वो भी बात कर रहे हैं बीफ की। उन्होंने बाकायदा जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जैसा करके ये कहा कि कंगना बीफ खाती हैं और हिमाचल चूंकि एक धार्मिक जगह है तो वहां उनको कैसे चुना जा सकता है। कंगना कहने लगी मैं बीफ नहीं खाती हूं, मैं शाकाहारी हूं। उसके बाद एक फैक्ट चेकर ने चेक किया तो पुराना ट्वीट निकला जिसमें बीफ को वो डिफेंड कर रही थी। हालांकि अगर उनको वाकई इतिहास पता होता तो वो ये बात कह सकती थी कि जब वीर सावरकर, जिनकी कोठरी जो थी अंडमान निकोबार में, उसको देखने वो गई थी, जब वीर सावरकर अपने लेखों में बाकायदा बीफ का समर्थन कर सकते थे। जी, मैंने बाकायदा वीडियो बनाया है, जिसको देखना है बाकायदा जाकर देख सकता है, सोर्स सहित मैंने उन्हीं की अपनी किताबों से दिया है कि वीर सावरकर, जिनको ये लोग कहते हैं विनायक दामोदर सावरकर, वो गोमांस के विरोधी नहीं थे, बल्कि एक जगह तो उन्होंने गधे को गाय से ज्यादा इंपॉर्टेंट पशु बताया है कि कम से कम वो तो बोझ ढोता है, हमारे काम आता है, गाय किस काम आती है। और गोमांस को लेकर वो बिल्कुल क्लियर थे कि गोमांस खाने में कोई दिक्कत नहीं है। तो कंगना कह सकती थी कि मैं तो सावरकर जो कहते थे वही कर रही हूं। वैसे अगर देखा जाए तो कोई बीफ खाए, कोई मटन खाए, कोई चिकन खाए, कोई फिश खाए, कोई प्राण खाए या कोई शाकाहारी खाए, ये तो उसका व्यक्तिगत चॉइस होना चाहिए था।
और कंगना ने अगर बीफ खाया है तो यह कोई अपराध भी नहीं होना चाहिए था। लेकिन जिस तरह की घृणा की राजनीति भारतीय जनता पार्टी, कंगना रनावत और इस तरह के लोग कर रहे हैं, जिसमें लोगों के घरों के अंदर फ्रिज चेक किए गए, वो लोग सीधे भारतीय जनता पार्टी के मेंबर नहीं थे, लेकिन उसी विचारधारा से प्रभावित थे जिन्होंने लोगों के घर के अंदर फ्रिज चेक किया और वहां मटन मिला तो फिर बवाल मचा दिया, लिंचिंग की गई और क्या क्या हुआ। आप सोशल मीडिया पे अगर भारतीय जनता पार्टी के समर्थक नहीं हैं, अगर सोशल मीडिया पे कोई ऐसी तस्वीर आ जाए जिसमें आप मटन या चिकन या फिश खा रहे हैं और आप अगर हिंदू हैं, तो पूछिए मत आपकी किस तरह से ट्रोलिंग होगी। तो ये खाने पीने और बाकी सारी चीजों को इशू बनाया है भारतीय जनता पार्टी ने, जो अब पलट के अगर कंगना रनावत के ऊपर आ रहा है तो शायद उनको समझ में आना चाहिए कि इस तरह की घृणा की राजनीति किसी को नहीं छोड़ती है। अच्छा, कंगना रनावत तो बहुत ओपन माइंडेड रही हैं। हमारा जो बॉलीवुड है, जो सिनेमा की दुनिया है, वो काफी खुली दुनिया है, आम समाज से काफी खुली दुनिया है। आम समाज में सेक्स को लेकर टैबू हैं, बाकी सारी चीजों को लेकर हैं, लेकिन बंबैया जो फिल्मी दुनिया है उसमें इस तरह की चीजें तो है नहीं। और कंगना रनावत की असली दुनिया तो वही है, घर से वो बहुत जल्दी निकल गई थी। एक बार उनका एक बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्होंने ड्रग्स भी लिया है, बाकायदा खुद स्वीकार किया था। अब वो भी पलट के आ रहा है, लेकिन एक मजेदार चीज चलनी शुरू हुई सेक्स को लेके। उनका एक बयान वायरल होना शुरू हुआ, जिस बयान में उन्होंने कहा था कि शादी के पहले सेक्स बुरा नहीं है और माता पिता को इसकी अनुमति देनी चाहिए, इस पर परेशान नहीं होना चाहिए। और बाकायदा अपना उदाहरण दिया था कि जब मेरे माता पिता को पता चला तो वो बहुत नाराज हुए थे। मेरे पेरेंट्स तो शॉक में चले गए थे when they knew I am sexually active. अब अगर देखें लॉजिकली, अगर देखें तो इसमें कोई बुराई नहीं है। लॉजिकली अगर देखें तो आप 18 साल की उम्र क्रॉस कर चुके हैं या 21 की उम्र क्रॉस कर चुके हैं, तो शादी करने का, सेक्स करने का या अपना जीवन अपने तरीके से जीने का आपको अधिकार है। लेकिन यह बात तो हमारा संविधान कहता है। जो दक्षिणपंथी ट्रॉलर हैं, भाजपा और आरएसएस के समर्थक हैं, वो तो इन्हीं छोटी छोटी चीजों को लेकर सबको ट्रॉल करते रहते हैं। वो तो ऐसा एक देश बनाने की बात करते हैं, ऐसा एक हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं जहां हर चीज पर पहरेदारी होगी। मतलब वो हिमाचल से चुनाव लड़ रही हैं और पड़ोस के उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी जो है वो यूसीसी लेके आती है। यूसीसी यहां तक कर देती है कि जो लड़के लड़की शादी के बिना एक साथ रहना चाहते हैं लिव इन रिलेशन में, उनको मां बाप से अनुमति लेनी पड़ेगी। तो मां बाप से अनुमति ले ही ली तो फिर आजादी वैसे ही खत्म। तो ये सारी चीजें, लोगों की निजी जिंदगियों में घुसना, उनकी सेक्स लाइफ डिसाइड करना, उनका खाना डिसाइड करना, ये तो आप ही की पार्टी ने शुरू किया है। तो जब आपकी पार्टी ने शुरू किया है तो ये सवाल आपसे भी पलट के पूछे जाएंगे। लेकिन कंगना जी अब सवालों के जवाब तो क्या देंगी? पुराने बयानात जो हैं वो उनके सर पर भूत की तरह मंडरा रहे हैं। अब जनता में अगर वो बयान जाएंगे तो जिस तरह की जनता हमारे देश में बनाई गई है, इसका क्या असर होगा ये कुछ नहीं कहा जा सकता है। और सिर्फ इतना ही नहीं है, वो लगातार सिर्फ झूठ बोल रही है। पता नहीं चुनाव जीतने का पागलपन है या मुझे ऐसा लगता है कि शायद उनका ज्ञान ही इतना है, शायद उनकी समझ ही इतनी है। समझ में आता है, बचपन में पढ़ाई लिखाई की नहीं, उसके बाद चली गई बॉलीवुड। अब बॉलीवुड में दिन रात का संघर्ष, रोल पाने का संघर्ष, रोल मिल जाए तो अच्छा से अच्छा एक्टिंग करने का संघर्ष, अच्छा से अच्छा परफॉर्मेंस देने का संघर्ष। तो जाहिर है कि पढ़ाई लिखाई के लिए कभी वक्त तो मिला नहीं। अब उनको चुनाव प्रचार करना है, अब जनता के बीच में रोज बोलना है और रोज नई नई चीज बोलना है। तो बोले क्या? मंडी के बारे में ही उनको कुछ खास पता नहीं है, वहां पैदा हुई है लेकिन बचपन के बाद मंडी से कोई खास उनका रिश्ता नहीं रहा, कभी वहां के विकास कार्यों में नहीं गई। विक्रमादित्य सिंह ने पलट के पूछ लिया कि हिमाचल में इतनी बड़ी आपदा आई थी, और अभी कुछ दिन पहले की बात है जिस समय वो बाकायदा भारतीय जनता पार्टी की मेंबर बन चुकी थी, इतनी बड़ी आपदा आई थी, मतलब उसके वीडियोस देख के हम लोग कांप गए थे, कैसे घर के घर, गांव के गांव बह गए थे। और कंगना रनावत का कहीं पता नहीं था, क्योंकि जनता के बीच में काम करना, जनता से कोई कंसर्न रखना तो सीखा नहीं है। सीखा बस यह है कि मोदी जी को भगवान कहते रहो और मोदी जी के नाम पर वोट मिल जाएगा। पूरी भारतीय जनता पार्टी के पास दो ही लोग हैं, या तो भगवान राम है या मोदी है, और इन दोनों के आधार पर नफरत फैलाने की गारंटी है। जब नफरत फैलाएंगे तो मोदी के नाम पे अगर जीते तो जीते, अगर मोदी के नाम पे नहीं जीत पाए तो अपने काम और अपने नाम पर तो 5000 वोट मिलना भी बहुत मुश्किल काम है। और हिंदी सिनेमा के बहुत सारे स्टार हारे भी हैं। यह भी एक गलतफहमी है कि हिंदी सिनेमा के स्टार चुनाव लड़ते हैं तो हमेशा जीत ही जाते हैं, बहुत सारे चुनाव हारे भी हैं। खैर,
तो एक बात तो वो लगातार कह रही हैं सीधे सीधे कि मोदी जी विष्णु के अवतार हैं, मोदी जी भगवान के अवतार हैं। मानना ही पड़ेगा, क्योंकि मोदी जी की जब तक कृपा रहेगी तब तक ही चुनाव जीतने की कोई संभावना है। अगर मोदी जी की कृपा नहीं रहेगी तो चुनाव नहीं जीत पाएंगे। मोदी जी की कृपा से टिकट मिली है और मोदी जी की कृपा से ही चुनाव की नैया पार हो सकती है। तो मोदी जी को विष्णु का अवतार बना दिया। मेरे समझ में यह नहीं आता है कि जो धार्मिक लोग हैं, जो एकदम ईश्वर में आस्था रखते हैं, हिंदू धर्म में आस्था रखते हैं, उनको क्या इस बात पर नाराजगी नहीं होती है कि किसी नेता को, चाहे वो कितना भी बड़ा नेता हो, उसको भगवान से जोड़ा जा रहा है, उसको सीधे विष्णु का अवतार बताया जा रहा है? क्या लोग इस पर नाराज नहीं होते हैं? जो राम को लाए हैं, मतलब राम अभी तक सबको ले आते थे। किसी के यहां बच्चा पैदा होना हो, किसी के यहां कोई कष्ट हो, तो आदमी राम को याद करता था। अब जो राम को लाए हैं, खैर, कंगना रनावत से यह उम्मीद करना कि ये इस तरह की बहस में पड़ेंगी, ये तो बेकार है। जनता इसको कैसे लेगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन भगवान को अगर छोड़ भी दें तो इन्होंने एक बयान दिया कि मुझे जो टिकट मिला है वो विमेन रिजर्वेशन बिल के आधार पर टिकट मिला है। विमेन रिजर्वेशन बिल पर हमारे यहां डॉक्टर सुजाता बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुकी हैं। आप जानते हैं कि यह किसी को पता नहीं है कि 20 साल बाद लागू होगा कि 30 साल बाद लागू होगा, और यह सबको पता है कि कम से कम इस चुनाव में जो टिकट मिले हैं वो विमेन रिजर्वेशन बिल के आधार पर नहीं मिले हैं, वरना इक्का दुक्का नहीं, आधे के आसपास उम्मीदवार हैं। 100 में से 50 उम्मीदवार जो हैं वो महिलाएं होती। लेकिन अब कंगना जी को बोलना है तो बोलना है। कंगना जी बोल गई कि विमेन रिजर्वेशन बिल की वजह से मुझे टिकट मिला है, और इतना सब बोल रही हैं तो फिर इतिहास कैसे छोड़ दें? आरएसएस में जाते ही, भारतीय जनता पार्टी का मेंबर बनते ही आदमी इतिहास में बीए, एमए, पीएचडी, डीलिट, डबल पीएचडी और पता नहीं क्या क्या हो जाता है। कंगना रनावत जी भी बीजेपी में जाने के बाद इतिहास की प्रोफेसर बन चुकी हैं, क्योंकि व्हाट्सएप उनके पास भी सुबह सुबह पहुंचता होगा। तो सुभाष बाबू पे सवाल उठा लिया, कह दिया कि सुभाष बाबू देश के पहले प्रधानमंत्री थे, और बड़े गर्व के साथ दिखा रही हैं स्क्रीनशॉट या लिख रही हैं कि सुभाष बाबू जो पहली प्रोविजनल गवर्नमेंट बनी थी, गवर्नमेंट इन एग्जाइल जो बनी थी, उसमें प्रधानमंत्री थे। अब इतिहासकारों ने उनको समझाया, मैंने भी अपने यहां वीडियो बनाया था कि भाई पहली अगर प्रोविजनल सरकार को ही मानना है, गवर्नमेंट इन एग्जाइल को, गवर्नमेंट इन एग्जाइल एक ऐसी सरकार होती है जिसके पास वास्तविक पावर नहीं होते हैं, जो देश के बाहर कहीं बनाई जाती है ये प्रोक्लेम करने के लिए कि हम आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो अगर गवर्नमेंट इन एग्जाइल को ही देखना हो तो पहली सरकार तो अफगानिस्तान में बनी थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय, और मैंने आपको बताया था कि उसके राष्ट्रपति थे राजा महेंद्र प्रताप। वही राजा महेंद्र प्रताप जिन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी को बाकायदा उनकी जमानत जब्त करा के हराया था, और पूरी तरह से सेकुलर आदमी थे। और प्रधानमंत्री तो और गड़बड़ हो जाएगा कंगना जी के लिए। अगर प्रोविजनल गवर्नमेंट के पहले प्रधानमंत्री को मानना है तो मैं बता चुका हूं आपको अच्छी तरह से कि अफगानिस्तान में जो हमारी पहली गवर्नमेंट इन एग्जाइल बनी थी उसके प्रधानमंत्री थे मौलाना बरकतुल्ला, जिनके नाम पर भोपाल में यूनिवर्सिटी है। तो एक मुस्लिम हमारा पहला प्रधानमंत्री मानिए। अरे भाई, किसी भी देश में जो गवर्नमेंट इन एग्जाइल होती है उसके व्यक्ति को पहला प्रधानमंत्री नहीं माना जाता है। पहला प्रधानमंत्री जिसके पास वास्तविक रियल पावर होती है, इसीलिए पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। अब जब इन्होंने तमाशा शुरू किया तो बाकी सबको छोड़ दीजिए, सुभाष बाबू का अपना परिवार, उनके पड़पोते हैं चंद्रा बोस जी, जो भारतीय जनता पार्टी में बड़ी उम्मीद के साथ गए थे, फिर उम्मीद टूटी तो बाहर आ गए। उन्होंने बाकायदा बयान दिया कि राजनीतिक फायदे के लिए इतिहास का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उसके बाद क्या कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई कुछ भी कहता रहे। जिनको झूठ बोलना है वो तो बोलते ही रहेंगे, चाहे चंद्रा बोस कह दें, चाहे इरफान हबीब कह दें, चाहे दुनिया के सारे इतिहासकार कह दें, उनको फर्क क्या पड़ता है। जिनको झूठ और प्रोपेगेंडा चलाना है वो चलाते रहेंगे। एक बड़ा सुंदर कार्टून आया, वो कार्टून मैं जरूर आपको दिखाना चाहता हूं, जिस कार्टून में दिखाया है कि स्वर्ग में सुभाष बाबू और नेहरू जी बैठे हुए हैं, पॉपकॉर्न खा रहे हैं, हंस रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, और टीवी पर जो ये सब तमाशा चल रहा है वो तमाशा देख रहे हैं। अब सुभाष बाबू के बाद दूसरा ऑब्सेशन है सरदार पटेल। तो उसी इंटरव्यू में कह गए कि सरदार पटेल को प्रधानमंत्री इसलिए नहीं बनाया गया क्योंकि उनको अंग्रेजी नहीं आती थी। अब देखिए, ठीक ठाक अंग्रेजी ना जानने के बावजूद हमारे प्रधानमंत्री महोदय तो प्रधानमंत्री बन गए ना। सरदार पटेल इंग्लैंड से पढ़ के आए थे,
बाकायदा इंग्लैंड से उन्होंने वकालत की पढ़ाई की थी और अपने जमाने में दीवानी के सबसे शानदार वकीलों में जाने जाते थे। और उस जमाने में अंग्रेजों का राज था, कोर्ट के अंदर अंग्रेजी में ही बहस होती थी। सरदार पटेल का जो लिखा है वो 10 वॉल्यूम में बाकायदा संकलित है और ये पूरा का पूरा अंग्रेजी में है, अनुदित नहीं है। पटेल साहब या तो गुजराती में लिखते थे या अंग्रेजी में लिखते थे और पटेल साहब के अंग्रेजी में दिए गए भाषण तो आज भी ऑनलाइन अवेलेबल हैं। मैंने अपने चैनल पर ही उनका एक भाषण लगाया था जिसमें उन्होंने कहा था कि आरएसएस का जो हिंदू राष्ट्र है वो एक पागलपन है। उसको कोई भी देख ले तो जान जाएगा कि पटेल साहब को कितनी अंग्रेजी आती थी या नहीं आती थी। तो मेरे ख्याल से कंगना जी को अपनी अंग्रेजी और अपने प्रधानमंत्री महोदय और अपने गृह मंत्री महोदय और बाकी लोगों की अंग्रेजी पर ध्यान देना चाहिए, सरदार पटेल की अंग्रेजी पर छोड़ देना चाहिए। अंग्रेजी जानना या ना जानना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आजादी के पहले जितने भी हमारे नायक थे सबको अंग्रेजी बहुत अच्छी आती थी क्योंकि अंग्रेजों का राज था, उनसे उनको लगातार बात करनी होती थी। ज्यादातर विदेशों में पढ़ के आए थे, तो चाहे वो सावरकर हो, चाहे नेहरू, चाहे सरदार पटेल हो, चाहे मौलाना आजाद, चाहे महात्मा गांधी हो या कोई और, इन सब लोगों को बहुत अच्छी अंग्रेजी आती थी। अब किस इतिहास से कंगना रानावत को यह पता चला कि सरदार पटेल को अंग्रेजी नहीं आती है, यह तो सिर्फ वही बता सकती हैं। और मूर्खता की कंडीशन आप देखिए कि किस हद तक की मूर्खता है। सुभाषिनी अली जो कम्युनिस्ट पार्टी की नेता हैं, उन्होंने लिखा कि नेताजी की जो गवर्नमेंट थी, नेताजी की सरकार थी, वो प्रोविजनल सरकार थी। तो लोग आके उनको शिक्षा देने लगे कि आपको इस मामले में कुछ नहीं बोलना चाहिए। अब लोगों को यह पता ही नहीं है कि वो जो प्रोविजनल गवर्नमेंट थी, जो गवर्नमेंट इन एग्जाइल थी, उसकी एक मंत्री थी कैप्टन लक्ष्मी सहगल और सुभाषिनी अली उसी कैप्टन लक्ष्मी सहगल की बेटी हैं। तो मतलब जिसकी मां उसकी मिनिस्टर थी, जिसकी मां सुभाष बाबू के साथ लड़ रही थी, जिसकी मां रानी झांसी ब्रिगेड की चीफ थी, उसको सुभाष बाबू के बारे में पता नहीं है। लेकिन ये जो कल नए नए हमारे इतिहास के एक्सपर्ट हुए हैं उनको सब पता है। तो ये जो पागलपन है, इस पर मुझे वीडियो करने की जरूरत क्यों महसूस हुई? क्योंकि कंगना रानावत तो एक प्रतीक है। कंगना रानावत तो चूंकि स्टार है तो उनकी सारी खबरें आ जाती हैं। भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे ज्यादातर लोग इसी तरह की चीजों को मुद्दा बनाकर चुनाव लड़ना चाहते हैं, क्योंकि बेरोजगारी, गरीबी, जनता की भलाई, एजुकेशन, इंटरनेशनल रिलेशंस, इन सब में इनकी समझ जीरो है और ये जानते हैं कि 10 सालों में सरकार का जो हासिल है इन क्षेत्रों में वो भी डबल जीरो है। ना तो लोगों को रोजगार मिला है, ना गरीबी खत्म हुई है। अब सोचिए, प्रधानमंत्री महोदय कह रहे हैं कि सही टाइम पर इंटरवेंशन करके हमने मणिपुर को बचा लिया। दुनिया जानती है कि मणिपुर 6 महीने से जल रहा है। जब प्रधानमंत्री महोदय मंच से ऐसा झूठ बोल सकते हैं तो उनके साथ काम करने वाले या उनकी पार्टी से चुनाव लड़ने वाले क्या क्या नहीं बोल सकते हैं। कोई राम के नाम पर वोट मांग रहा है, कोई किसी नाम पर वोट मांग रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कह रहा है 400 सीट हमें दे दो ताकि हम संविधान बदल दें। और इस तरह से पूरे लोकसभा चुनाव को उन मुद्दों से दूर करने की कोशिश की जा रही है जिसको जनता का मुद्दा कहते हैं। और यही वजह है कि कांग्रेस जब अपने घोषणा पत्र में नारी न्याय की बात लेके आई, बेरोजगारी की बात लेके आई, गरीबी हटाने की बात लेके आई, तो कहा जा रहा है उस पर मुस्लिम लीग का ठप्पा है। क्या मैं ये कह सकता हूं कि जिस तरह से प्रधानमंत्री महोदय और कंगना रानावत और लोग चुनाव प्रचार कर रहे हैं, उस पर या तो व्हाट्सएप का ठप्पा है और या फिर हिटलर का ठप्पा है, जिसमें एक धर्म के खिलाफ लोगों को भड़का के देश का सारा माल पूंजीपतियों की जेब में भेज दिया जाता है। बताइएगा आप कि जो मैं कह रहा हूं वो आपको सही लगता है या गलत। मुझे जो सही लगता है मैं कहता रहूंगा। अगर आपको ये बात गलत लगती है तो निश्चित रूप से आप कमेंट में मुझे बताइए। हम कमेंट पढ़ते हैं और कोशिश करते हैं कि अपने अगले वीडियोस में आपके सवाल लें। आज के लिए इतना ही। आगे भी इस तरह की बातें हम लगातार करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया।